तो गाइस आज हम बात करेंगे मेजर किम के चैप्टर नंबर 75 के बारे में। और यार अभी इस मानवा की कहानी काफी ज्यादा खतरनाक चल रही है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम अनकॉन्शियस हो चुके होते हैं और उन्हें किडनैप कर लिया गया होता है। जिन बंदों ने मैनेजर किम को किडनैप किया होता है वो मैनेजर किम को अपने कंधे में लेके जा रहे होते हैं। साथ ही साथ में मैनेजर किम के हाथ और दोनों पैर बंधे हुए होते हैं। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब ये बंदे मैनेजर किम को लेके जा रहे होते हैं तो मैनेजर किम की भले ही आंखें बंद होती है लेकिन उन्हें होश आ जाता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो ठीक से बेहोश हुए ही नहीं थे। मैनेजर किम की आंखें बंद होती है और उनके सामने पूरी तरीके से अंधेरा होता है और उन्हें अपने अगल बगल से आवाज आ रही होती है किडनैपर्स की। हमें इसे अड्डे में लेके जाना होगा, जल्दी करो जल्दी करो। क्या तुमने इसके इंजेक्शन लगा दिया है? दूसरा बंदा कहता है जी सर, 5 मिनट पहले ही लगाया था। पहला कहता है इसके एक और इंजेक्शन लगाओ। और जब ये सारी की सारी बातें चल रही होती है तो मैनेजर किम अपनी आंखें धीरे धीरे करके खोल रहे होते हैं। मैनेजर किम हल्की सी अपनी आंख खोल के देखते हैं कि उनके सामने वही टकले हैं जिन्होंने मैनेजर किम का एक्सीडेंट करवाया था। और अब भी ये सारे टकले आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुम उस बारे में पहले ही भूल चुके हो? इसलिए ही मैंने तुम्हें कहा था हमें इस वाले रास्ते से नहीं आना चाहिए। दूसरा बंदा कहता है अपना मुंह बंद करो और बस चलते रहो। तुम्हारे साथ यही दिक्कत है, तुम अपना काम चुपचाप से नहीं करते हो। मैं तुम्हें पहले ही बहुत बार बोल चुका हूँ, अपना मुंह बंद करो और बस चलते रहो। दूसरा बंदा कहता है हाँ, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, अभी तुझे जितना बोलना है बोल ले। और अभी जो मैनेजर किम होते हैं उन्हें पूरी तरह से होश आ चुका होता है लेकिन वो अब भी बेहोश होने का नाटक कर रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग मैनेजर किम को लेके एक अंडरग्राउंड जगह पे पहुंचते हैं और क्योंकि इन लोगों ने मैनेजर किम के इंजेक्शन वगैरह भी काफी सारे लगाए थे इसलिए मैनेजर किम बेहोश हो गए थे। और अब डायरेक्ट मैनेजर किम की आंखें इस जगह पे खुल रही होती है। मैनेजर किम अब भी इन लोगों के कंधे में ही होते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं आखिर मुझे बेहोश हुए कितनी देर हो चुकी है? इस जगह की हवा में काफी ज्यादा नमी लग रही है। क्या मैं इस वक्त अंडरग्राउंड टनल में हूँ? मेरे हाथ और पैर दोनों ही रस्सियों से बांधे गए हैं। और आखिर मेरे उस कंधे का क्या जिसके ऊपर गोली लगी थी? और यार ये बात हमें अभी जाके क्लियर होती है कि मैनेजर किम के कंधे में एक गोली भी लगी है और ये गोली इन लोगों ने मैनेजर किम के उस वक्त मारी थी जिस वक्त मैनेजर किम इनके ट्रक के अंदर इनसे फाइट कर रहे थे। वैसे नॉर्मल सिचुएशन होती तो मैनेजर किम इनकी गोली से बच जाते लेकिन इन लोगों ने मैनेजर किम को गोली भी बहुत ही ज्यादा प्लान करके मारी होती है। मैनेजर किम के पास ट्रक के अंदर इधर उधर भागने की और बचने की जगह नहीं होती और ये बंदे गन लेके मैनेजर किम से सुरक्षित दूरी पे खड़े थे। तो खैर वापस से अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं और मैनेजर किम अपने मन में बोल रहे होते हैं मेरे कंधे में गोली लगी थी लेकिन मैं ठीक हूँ। मेरे अगल बगल से जो आवाज आ रही है उसको सुन के लगता है कि यहाँ पे टोटल 7 लोग हैं। अगर मैं इनके ऊपर सही मौका देख के अटैक करता हूँ। लेकिन इतने में ही इन टकलों में से एक बंदा एक गेट खोलते हुए कहता है हम बस वहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं, तुमने अच्छा काम किया। हमें बस इस बंदे को उन लोगों के हवाले करना है, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। इसलिए शिकायतें करना बंद करो और चुपचाप से चलते रहो। जिस बंदे ने मैनेजर किम को उठा रखा होता है वो कहता है क्या आखिर मैंने शिकायत कब करी? मैं तो बस तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम बिना वजह ही जे को बोल रहे हो, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। जे ने जो कुछ भी करा है उसने जरूर ऐसा इसलिए करा होगा क्योंकि सिचुएशंस ही वैसी थी और ऊपर से हमें ये भी नहीं पता था कि ये टारगेट हमें कब पहचान जाएगा। इसलिए अगर जे ने इस काम को करते हुए जल्दी दिखाई भी है तो उसने कोई भी गलती नहीं करी। लेकिन अभी जो जे होता है ना जाने किन ख्यालों में खो रखा होता है और जिस टकले ने मैनेजर किम को उठा रखा होता है वो कहता है ए जे, आखिर क्या बात है? जिस बंदे ने मैनेजर किम को उठा रखा होता है वो मैनेजर किम को दूसरे बंदे के पास देता है और कहता है जरा थोड़ी देर के लिए इसको पकड़ो। और इसके बाद ये बंदा जे के पास उसको मारने के लिए जा रहा होता है और कहता है अबे ओए, क्या हुआ बे? क्या कोई दिक्कत है? क्या तू चाहता है मैं तेरे सुंदर से चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूं? आखिर तू काम के वक्त किन ख्यालों में खो रखा है? तेरा बाप इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसका मतलब मैं तेरे थोबड़े का नक्शा बिगाड़ सकता हूँ। वैसे भी तुझे पता है मैं लोगों के मुंह तोड़ने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। लेकिन जे एक स्माइल के साथ कहता है लोग ज्यादातर वही बातें करते हैं जो वो कर नहीं सकते। मैंने ये बात एक मूवी में सुनी थी लेकिन ये बात तेरे ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही है। तेरी बातों से साफ साफ झलक रहा है कि तुझे लगता है कि तू मुझसे बहुत ज्यादा नीचे लेवल पे है और तुझे इस तरह से देख के सच में मुझे तेरे ऊपर दया आ रही है। टकला जे को मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अच्छा, क्या सच में हरामजादे? इससे पहले कि इन दोनों की यहाँ पे फाइट होती बाकी के टकले कहते हैं हे, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। अब ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम बस वहाँ पे पहुँच ही गए। वहीं दूसरी तरफ जिस टकले ने मैनेजर किम को उठा रखा होता है वो देखता है कि मैनेजर किम ने अपनी आंखें खोल ली है और इससे पहले ये टकला कुछ समझ पाता मैनेजर किम अपनी दोनों टांगों से इसका गला घोट देते हैं। भले ही मैनेजर किम के हाथ और पैर दोनों ही बंधे हुए होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी मैनेजर किम ने इसको अपनी टांग से पकड़ लिया होता है और अपने बंधे हुए हाथों से ही इसके जेब से चाकू निकाल के अपने हाथ की रस्सियों को काट देते हैं। ये सब कुछ देख के बाकी के टकले भागते हुए मैनेजर किम की तरफ आते हैं अपनी गन्स लेके। लेकिन अब मैनेजर किम के हाथ और पैर खुल चुके होते हैं और वो गोली की रफ्तार से इन टकलों के ऊपर हमला कर देते हैं। बाकी के टकले मैनेजर किम के ऊपर काफी सारी गोलियां फायर करते हैं लेकिन मैनेजर किम जंप मार के एक दीवार के पीछे चले जाते हैं और ये सारे के सारे टकले और जे उस दीवार के ऊपर बस
फायर करे ही जा रहे होते हैं, लेकिन मैनेजर किम चुपचाप से एक जगह पे खड़े होते हैं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते, जिस वजह से इन टकलों को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये टकले आपस में एक दूसरे को इशारा करते हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं। ये लोग अभी यहाँ पे हर जगह मैनेजर किम को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें अब नहीं पता होता है कि आखिर मैनेजर किम कहाँ पे छुपे हैं। जे एक टकले को कहता है वो यहाँ पे नहीं है। टकला कहता है हाँ वो इधर भी नहीं है, लेकिन अगर वो इधर भी नहीं है तो फिर वो है कहाँ। और हम देखते हैं मैनेजर किम इस टकले के बिल्कुल ऊपर होते हैं, और जैसे ये टकला अपनी मुंडी घुमा के ऊपर देखता है, मैनेजर किम जंप मार के नीचे आते हैं और अपने घुटने से इसका सर जमीन में फोड़ देते हैं, जिस वजह से इस टकले की गन हवा में लहरा रही होती है। मैनेजर किम हवा में ही इस टकले की गन कैच करके जैसे ही जे मैनेजर किम के ऊपर फायर करने वाला होता है, मैनेजर किम एक गोली मारते हैं जे के हाथ में। जे के हाथ से उसकी गन छूट जाती है और वो एक जगह पे बैठ जाता है। इतने में ही मैनेजर किम यहाँ पे जो बाकी के टकले होते हैं उनके सर पे गोली मार के उनको खत्म कर देते हैं। इसके बाद मैनेजर किम टेयांग यानी कि जे के सर पे बंदूक लगाते हैं और कहते हैं मैं ये जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, मुझे बता तुझे यहाँ पे किसने भेजा है, या तुझे यहाँ पे किसी एक इंसान ने भेजा है या फिर तुझे किसी एक ग्रुप ने भेजा है। मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, इसलिए मुझे जल्दी बता, नहीं तो ये गोली तेरे माथे के आर पार होगी। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम की नजर पड़ती है एक जगह पे जहाँ पे लिखा होता है फर्स्ट टनल, और टनल्स को इस तरह के नाम देना यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये काम हमेशा नॉर्थ कोरिया ही करती है, जो कि मैनेजर किम को अच्छी तरह से पता होता है। तभी मैनेजर किम दूसरी तरफ देखते हैं और वहाँ पे लिखा होता है ब्योलबवी रिस्ट्रिक्टेड एरिया, और वहीं दूसरी दीवार में लिखा हुआ होता है मौत उनका इंतजार कर रही है जो लोगों के साथ अन्याय करते हैं। और ये जो पूरी ही जगह होती है यहाँ पे दीवारों में अलग अलग बातें लिखी हुई होती हैं, और मैनेजर किम समझ जाते हैं ये नॉर्थ कोरिया का एक पॉलिटिकल कैंप है जो कि बहुत ज्यादा बदनाम है क्राइम करने के लिए, और ये पूरी की पूरी जगह बनी हुई भी एक खतरनाक सी जगह पे होती है। इतने में ही हम देखते हैं जहाँ पे मैनेजर किम होते हैं वहाँ पे एक बंदा चलते हुए आता है और कहता है जैसे ही मैंने गन की आवाज सुनी मैं तो देखने आया था कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, और यहाँ पे आके मैं देखता हूँ जिस शेर के बच्चे को मैंने किडनैप करवाया था वो आजाद हो चुका है। मैनेजर किम इस बंदे को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं तू तो वही है। ये बंदा चलता हुआ मैनेजर किम के पास आ रहा होता है और कहता है क्या हुआ, तू मुझे इतने समय बाद देख रहा है, क्या तेरी आंखों से आंसू आने वाले हैं मुझे देख के? उम्मीद करता हूँ तू मुझे भूला नहीं होगा, मैं हूँ। इससे पहले कि ये बंदा अपना नाम बताता, दूसरे सीन में हम देखते हैं जिनचॉल को। जिनचॉल कॉल करके हांशु को बोल रहा होता है नॉर्थ कोरिया, वो लोग नॉर्थ कोरिया से हैं, मैंने उन्हें ट्रेस करा है और मैं 100% श्योर हूँ वो बंदे नॉर्थ कोरिया से हैं। मुझे लगता है हमने जो नॉर्थ कोरिया में स्पेशल मिशन को अंजाम दिया था वो वाला मामला अब और ज्यादा सीरियस हो चुका है। और भाई लोग अगर आपने वो वाला आर्क नहीं देखा जब मैनेजर किम लोग नॉर्थ कोरिया में एक स्पेशल मिशन करने के लिए गए थे तो आपको जरूर से देखना चाहिए, जो कि आपको मेरे ही चैनल में मिल जाएगा। अभी हांशु जिनचॉल को कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मामले की जानकारी ब्लैक मार्केट में लीक हो चुकी है। जिनचॉल कहता है वेल मैं इस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ, जिस बंदे ने ये सारा का सारा प्लान बनाया है उसने अपना काम काफी अच्छी तरीके से किया है। जो कोई भी ये कर रहा है वो अपना बदला ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके के प्लान के साथ ये लोग अपना काम कर रहे हैं उस तरीके के प्लान्स को बनाने में काफी ज्यादा वक्त लगता है। इसलिए मुझे यही लगता है जो कोई भी ये करवा रहा है वो बदला ले रहा है। हांशु कहता है क्या बदला, लेकिन आखिर हमसे बदला कौन ले सकता है? जिनचॉल कहता है मैं जानता हूँ इस बात के ऊपर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही इंसान का चेहरा आ रहा है जो इतना सब कुछ प्लान कर सकता है। और वहीं हम देखते हैं जो बंदा मैनेजर किम के सामने खड़ा होता है जिसने सब कुछ करवाया होता है वो मैनेजर किम को कहता है अब इतने दिनों बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, अब तुम क्या करने वाले हो? मैं तो तुझे देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतना ज्यादा खुश कि मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। और भाई लोग अगर आप अब तक इस बंदे को नहीं पहचान पाए हो तो मैं आपको बता दूं ये वही बंदा है जिसका सामना मैनेजर किम के साथ उस वक्त हुआ था जिस वक्त मैनेजर किम नॉर्थ कोरिया में स्पेशल मिशन करने के लिए गए थे। और इस बंदे ने मैनेजर किम को उस वक्त लगभग जान से मार ही दिया था, और साथ ही साथ में जो मैनेजर किम की होने वाली वाइफ थी उसको भी जान से मारने वाला था, क्योंकि मैनेजर किम की वाइफ इसकी एक गुलाम थी। बट मैनेजर किम की वाइफ ने इस बंदे की गर्दन में गोली मार दी थी और सबको ऐसा लगा था कि ये बंदा मर चुका है, बट ये मरा नहीं होता। ये उस वक्त से मैनेजर किम का पीछा कर रहा होता है बदला लेने के लिए, और कम से कम 18-20 साल बाद अब ये बंदा मैनेजर किम से बदला ले रहा है। और एक बार हांशु शियोंग ने नॉर्थ कोरिया के बंदों को हॉस्पिटल में भी मारा था जिस वक्त मिंजी बच्ची थी। उस वक्त ये हॉस्पिटल में भी आया था हांशु से बदला लेने के लिए, लेकिन हांशु वहाँ से जा चुका था। और इस बंदे का असली नाम होता है डैनियल बेक। अभी प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं डैनियल बेक मैनेजर किम के माथे में गन लगाता है और कहता है पहले तेरे एक गोली मार देता हूँ उसके बाद बात करेंगे। और डैनियल बेक का कोड नेम होता है वुल्फ। और भाई लोग वुल्फ के बारे में आपको एक बात बता दूं, ये बंदा बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट की भी बात आती है तो ये मैनेजर किम लोगों की टक्कर का ही है।
है, क्योंकि स्पेशल ऑपरेशन के दौरान ये बंदा अकेले ही हांशो और मेजर किम से फाइट कर रहा था और अब तो ये बदले की आग में पागल है, इसलिए आप समझ ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वही दूसरे सीन में हम देखते हैं जो मिंजी होती है उसने भी जिनचोल की बात सुन ली होती है, इसलिए मिंजी हैरान होकर हांशो को बोल रही होती है, ये क्या नॉर्थ कोरिया? क्या सर वो नॉर्थ कोरिया से हैं? आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ, हम क्या करें? हांशो मिंजी को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन साथ ही साथ में अपने मन में बोल रहा होता है, भले ही मैंने मिंजी को शांत रहने के लिए कहा है, लेकिन सिचुएशंस अभी सच में काफी ज्यादा खराब हैं। मुझे लगता है मुझे ये मामला जिनचोल के ऊपर छोड़ देना चाहिए और मुझे यहाँ पे मिंजी की रक्षा करनी चाहिए। अभी हांशो मिंजी के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, मिंजी मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम दोनों यहाँ पे रहेंगे, हमें तुम्हारी सुरक्षा की बहुत ज्यादा चिंता है, इस मामले को जिनचोल को हैंडल करने दो, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैठ के कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए जब तक हम यहाँ पे हैं तब तक मैं कोशिश करता हूँ एक नॉर्थ कोरियन एक्सपर्ट से बात करने की। मिंजी कहती है, क्या नॉर्थ कोरियन एक्सपर्ट? लेकिन कौन? हांशो कहता है, एक ऐसा इंसान जो नॉर्थ कोरिया के बारे में काफी कुछ जानता है। इसके बाद हांशो एक बंदे को कॉल मिलाता है और जिस बंदे को कॉल मिलाया गया होता है उसका फोन बज रहा होता है कुछ स्पेशल एजेंट्स के ऑफिस में, जहाँ पे एक एजेंट कहता है, किसी का फोन बज रहा है, आखिर वो किसका फोन है? आखिर यहाँ अंदर फोन लेके कौन आया? यहाँ अंदर फोन लाना अलाउड नहीं है, इतना बड़ा गधा कौन हो सकता है? फोन कौन लाया है यहाँ पे? लेकिन जिसका फोन बज रहा होता है वो इस बंदे की गुद्दी में घुमा के एक रैपट मारता है और अपनी सिगरेट जलाते हुए कहता है, क्या किसी का कॉल आ रहा है और तू बोल रहा है ये फोन किसका है? तुझे लगता है अब भी हम स्कूल में पढ़ते हैं? वही मिंजी हांशो को बोल रही होती है, एक मिनट, अगर कोई इंसान नॉर्थ कोरिया के बारे में सब कुछ जानता है तो इसका मतलब तो ये है कि हांशो एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ वो बंदा वो है जिसका काम नॉर्थ कोरिया के साथ डील करना ही है, वही एक ऐसा बंदा है जो नॉर्थ कोरिया के मामलों को हैंडल करता है, और जिस बंदे का ये फोन होता है वो और कोई नहीं बल्कि होता है ग्राउंड हॉग, यानी कि सन की ग्राउंड हॉग। ग्राउंड हॉग अपने साथ के एजेंट को कहता है, हराम के पिल्ले, वो फोन मेरा है, मुझे वो मेरे हाथ में दे। हांशो ने भले इस बंदे को कॉल कर दी होती है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि ये बंदा एक नंबर का सन की है और हांशो लोगों से इस बंदे की पहले से ही काफी ज्यादा दुश्मनी चल रही है, और वो दुश्मनी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ग्राउंड हॉग ने उस दुश्मनी की वजह से अपने एक सीनियर को भी जान से मार दिया था। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और मेरा यकीन मानो यहाँ से ये मानवा और ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अभी जिस लफड़े में मेजर किम लोग फंस चुके हैं ये लफड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है। हो सकता है इस लफड़े में हमें बड़े बड़े लोग देखने को मिले। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है कि जून गो भी हमें देखने को मिल जाए, यानी कि अभी जो यहाँ पे मैटर चल रहा है वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे चल रहा है। तो खैर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।